स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं शिक्षा शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताने वाला हूं। महामैराथन क्लास आज आप लोगों का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं 6 मार्च के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले 100% बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं 100% पक्का आएगा आपके 6 मार्च के पेपर में इससे बाहर ना ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद में निश्चित उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। 100 में से जो 95 प्लस का आपका टारगेट है शिक्षा शास्त्र में, मैं ये इसको अचीव कराने में आपको हेल्प करूंगा। तो महामैराथन क्लास में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना मत भूलिए। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, और आपके डिमांड पर ये मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट, प्लीज आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट मैं बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करूंगा, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा जो आपके पेपर में पूरा आने वाला है। ठीक है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न का 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी एक नंबर का 5 क्वेश्चंस होता है आपके पेपर में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो जो वैदिक काल में विद्यार्थी थे स्टूडेंट, वो शिक्षा कहाँ पर प्राप्त करते थे ये आपको बताना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का खा राइट आंसर हो जाएगा, गुरुकुल हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका एक एक चैप्टर से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो वैदिक काल में जो गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे वो विद्यार्थी गुरुकुल में होते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। आपको ये बताना है कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो ये आपके गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हुए। तीसरा क्वेश्चन है कि 4 वर्ष, देखिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। तो ये आपका शिक्षा संस्कार बिस्मिल्लाह हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह यानी मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। तीसरे का आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ की गई। और आपका जो स्टूडेंट 6 मार्च को पेपर होने वाला, सेम टू सेम सारा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली जो है प्रारंभ की गई थी, ये कब प्रारंभ की गई थी आपको बताना है इनमें से। और आप लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को आई होप कि पढ़ लिया होगा, तैयार कर लिया होगा क्वेश्चन बैंक से या हमारे वीडियो से। मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे। आप लोग हमारे चैनल पर रेगुलर पढ़ते होंगे, यानी रेगुलर हमारी क्लासेस को देखते होंगे, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखकर पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए 4 नंबर का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। 1854 ईस्वी में भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ की गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मुदालियर, देखिए मुदालियर कमीशन संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खा हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा से ये मुदालियर कमीशन जो है संबंधित है। अगला प्रश्न दिखा देता हूँ मैं आपको, 6 नंबर। ये देखिए स्क्रीन पर दिया है 6 नंबर प्रश्न कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी स्टूडेंट, ये आपको बताना है। और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गा वाला हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किया था। तो 6 नंबर का गा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में, देखिए इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस से, यानी किस पेशे से जुड़े थे, किस कार्य से जुड़े थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो 7 नंबर का आपका घा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कानून से, ये सबसे पहले कानून से जुड़े थे। तो 7 नंबर का घा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, इनका शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है ये आपको बताना है। तो 8 नंबर का आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृतिवाद से संबंधित है, यानी 8 का खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया ये आपको बताना है। क्या 1965 में जोड़ा गया था, क्या 1975 में जोड़ा गया था, क्या 1978 में जोड़ा गया था, या 1970 में। तो आपका 9 नंबर का खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, 1970 हो जाएगा सही ऑप्शन।
10 नंबर प्रश्न देखिए, संपूर्ण पर्यावरण का गठन होता है। तो जो संपूर्ण पर्यावरण है इसका जो गठन होता है वो किस चीज़ से होता है, तो वो आपका हो जाएगा ये सभी, यानी प्रकृति के पर्यावरण से भी, सामाजिक पर्यावरण से, सांस्कृतिक पर्यावरण से, यानी 10 नंबर का घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दिखा दो एक बार फिर से। ये देखिए 11 नंबर कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। तो जो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है वो क्या है आपका, इनमें से क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल, न्यूनतम स्केल, एसआई स्केल या पास्कल स्केल। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट 12 नंबर, एस सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। आप लोगों ने प्राथमिक विद्यालय में देखा होगा, ये लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, और ये जो प्रारंभ हुआ 12 नंबर का खा राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, 12 नंबर का खा ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। और पेपर में आप लोगों को शुरुआत में, आप लोग हमारी स्टूडेंट मॉडल पेपर को भी फॉलो करते होंगे या देखते होंगे वीडियोज, तो उसमें मैंने दिखाया कि पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, और जो 6 मार्च को पेपर होने वाला है उस दिन पेपर आपका कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने मॉडल पेपर की वीडियोज में आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। 13 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर है, हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरह से है, तो वो भैया सामान्य से निम्न है। हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो सामान्य से सबसे निम्न है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला थी, क्या चिदंबरा थी, हंसाबेन थी, पार्वती थी या गार्गी थी। तो इनमें से 14 नंबर का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ, यानी किस सन में हुआ या कब हुआ भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ। तो 15 नंबर प्रश्न जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा 1910 ईस्वी में। ठीक है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत में विश्व का स्थान क्या है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ है। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ अगला प्रश्न। ये देखिए 17 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है स्टूडेंट, ये किसने प्रतिपादित किया ये आपको बताना है। तो 17 नंबर जो प्रश्न दिया है इसका खा राइट आंसर हो जाएगा, थार्डाइक हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। 17 नंबर का खा वाला ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न, भूख और प्यास कैसे प्रेरक है। तो जो भूख और प्यास है स्टूडेंट, ये कैसे प्रेरक आपके माने जाएंगे। तो 18 नंबर प्रश्न का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जन्मजात होंगे। देखिए भूख और प्यास ये हमें जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है लगना, क्योंकि भैया भूख और प्यास लगेगा ही जब हमारा जन्म होगा। तो 18 ये थोड़ा दिमागी क्वेश्चन से थोड़ा आप इसको दिमाग लगाएंगे थोड़ा आप लोग, क्योंकि प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप विकल्प को भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भैया कि हाँ ये जन्म से ही होता है। तो 18 नंबर का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आता है कि अवधान गतिशील होता है क्योंकि वो अन्वेषणात्मक है। ये कथन किसका है। ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इनमें से कोई एक कथन है जो कि शिक्षा शास्त्री है, और 19 का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएंगे, इनका ये कथन है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, दंड और पुरस्कार है। दंड और पुरस्कार क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या सामाजिक प्रेरक। तो 20 नंबर क्वेश्चन का घा राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक प्रेरक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध क्या गणित से है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से, दर्शन शास्त्र से या विज्ञान से। अब भैया चारों गलत हो जाएगा तो ऐसा तो होगा नहीं, इनमें से एक सही है। तो इनमें से एक कौन सा सही है, इनमें से आपका खा वाला सही है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है। 21 नंबर का खा वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए 22 नंबर प्रश्न है, सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितने होती है स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का खा, यानी 90 से 110 दुर्लभ बुद्धि की, यानी 80 से आपका 70 से 80 दुर्लभ बुद्धि कहे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस की बात की जाए, यानी सबसे इंटेलिजेंट तो 120 से 140 तक। तो 22 नंबर का खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर होते हैं।
तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके जो उत्तर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या निश्चित होते हैं, अनिश्चित, व्यापक या सुविधाजनक। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका खा राइट आंसर हो जाएगा, निश्चित होते हैं। 23 नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, रोसा परीक्षण मापन करता है। तो जो रोसा परीक्षण है ये मापन करता है किस चीज़ का, उपलब्धि का, रुचि का, बुद्धि का या व्यक्तित्व का। तो 24 नंबर क्वेश्चन का घा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो रोसा परीक्षण है ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पेपर में भी आया था, मैंने आपको मॉडल पेपर दिखाया है और ये इसका परीक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद में दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो जो निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गा हो जाएगा, छात्र का सर्वांगीण विकास निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में किस पर शिक्षा प्राप्त करने का प्रतिबंध लगाया गया था, ये आपको बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर घा हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो वैदिक काल में जो प्रथम जो आपका चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया आपका ये प्रश्न है कि जो है वैदिक काल में प्रतिबंध किस शिक्षा पर लगाया था, तो शूद्र वाले पर देखिए लगाया जाता था प्रतिबंध, की गुरुकुल में आप नहीं पढ़ सकते। तो 26 नंबर का घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो भारत की मैं बात करूँ स्टूडेंट, जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय थे, क्या तक्षशिला था, बिल्कुल नहीं, बल्लवी था, विक्रमशिला था, नालंदा था स्टूडेंट, जो कि आपका बिहार के पटना में है। 27 नंबर का खा राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। तो मध्यकाल में जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र के थे वो क्या मदरसा था, मकतब था, खानकाह था या दरगाह था। ये मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। और 28 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये मकतब हो जाएगा। जैसे कि आपका गुरुकुल यानी वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कराया जाता बालकों को, और बौद्ध काल में बौद्ध मठ में, वैसे ही आपके मुस्लिम शिक्षा में मकतब में, यानी जो मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था वो मकतब था। ठीक है, इसमें ही बालकों को शिक्षा ग्रहण कराया जाता था। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है और इसका कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार आपको बताया है स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप लोग हमारे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो कौन सा वर्ष है जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। 30 नंबर का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका 1976 ईस्वी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। इसकी स्थापना इन्होंने 1916 में की थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, बनारस में है। इसको हम BHU के नाम से भी जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता है कौन हो जाएंगे। जो वैश्विक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता हैं वो आपके कौन सा हो जाएंगे, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए इनमें से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गांधी जी हो जाएंगी। ठीक है, गांधी जी भैया वैश्विक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता हैं। तो 32 का आपका गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गा हो जाएगा, 1975 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ हुआ 1975 ईस्वी में। 33 नंबर का गा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। तो ये भैया जब स्थापना हुई कब हुई, ये आपका 1962 ईस्वी में हो जाएगा। 34 नंबर का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इनमें से भैया क्या आग, बाढ़, सूखा, ये कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये आपका ये सभी हो जाएगा। आग लगना भी, देखिए आग शायद मानवकृत आपदा है, लेकिन इसमें ऑप्शन बुक में दिया हुआ था। बाढ़ ये तो भैया प्राकृतिक, सूखा, सुनामी, भूकंप, ज्वाला, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यवसायिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा खा वाली से, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए
37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को आप लोग स्टूडेंट स्टॉप करके यानी रोक करके आप सारे प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं, ऑप्शंस को समझ सकते हैं, प्रश्न को समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आएगा और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, तो पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है। तो 37 का आपका जो है राइट आंसर गा हो जाएगा स्टूडेंट। जीवन उपयोगी ज्ञान देना सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद में दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गा वाला हो जाएगा आपका 1980 ईस्वी में। ठीक है, भारत में जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1980 ईस्वी, राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, सीखना, ठीक है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन निम्न में से किसने कहा है, या निम्न में से किसने कहा है, स्किनर ने, क्रो ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खा वाला हो जाएगा, क्रो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, यानी इनमें से कौन भैया जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, नींद, आत्मा। तो भैया जन्मजात प्रेरक भूख है, प्यास है, ठीक है, नींद भी भैया है जन्मजात प्रेरक, ठीक है, क्योंकि बचपन में जब जन्म हमारा होता है तो बहुत हम सोते हैं। और आत्मसम्मान देखिए स्टूडेंट, ये जन्मजात नहीं, आत्मसम्मान हमें कमाना पड़ता है स्टूडेंट, जब हम बड़े होंगे, ठीक है, इज्जत करेंगे लोगों की, तो ये हमें आत्मसम्मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में जो है 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न शिक्षा शास्त्र के बताए हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को निश्चित उत्तरीय प्रश्न बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद में हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर आएगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अभी तक स्टूडेंट प्लीज लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसका भी राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गया है हमारा, जो कि इसमें भी कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस में निश्चित उत्तरीय का बताऊंगा। ये 5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, 5 आपके बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं और 5 निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फ़र्क दोनों में इतना होता है कि क्या होता है फ़र्क स्टूडेंट, कि 4 उसमें बहुविकल्पीय दिए होते हैं, बहुविकल्पीय में, इसमें बहुविकल्पीय नहीं दिया होता। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन दिया होता है, उसका राइट आंसर 1 लाइनों में दे देना होता है, ठीक है, और 1 नंबर एक क्वेश्चन पर दिया जाता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय का भी पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा देरी करके ना हम चलते हैं वीडियो को, और ये सभी क्वेश्चन जो मैं निश्चित उत्तरीय का आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी डिमांड पर मैंने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो इसको वीडियो को क्या है, लाइक कर दीजिए, लाइक अभी तक नहीं किया है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट नए नए टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो बनाना। और आप लोग कमेंट करते हो, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 सेकंड लगता है। वैदिक कालीन गुरुकुलों में, यहाँ पे देखिए, वैदिक कालीन गुरुकुलों में गुरु शिष्य की संबंध कैसा था, फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए वैदिक काल में जो संबंध था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के आपसी संबंध बहुत ही मधुर तथा पिता पुत्र के तुल्य होते थे, यानी पिता पुत्र के समान होते थे, जो कि वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध था, ठीक है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बस आप इतना ही था, 1 नंबर का था, इतना लिख देंगे, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। सबसे पहला है नालंदा विश्वविद्यालय तथा दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, बिहार के राजगीर में, बिहार के राजगीर में शायद स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार के भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है। तो बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालय का नाम बता दिया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो ये 2 विश्वविद्यालय का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर कहीं पर नहीं गया है शिक्षा शास्त्र में, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, भारत में मध्यकाल में
भारत में मध्यकाल या भारत के मध्यकाल में, यहाँ पर के होना चाहिए लेकिन में लिख गया है, बुक में भी काफ़ी बार गलत दिए होते हैं। देखिए, भारत के मध्यकाल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। शिक्षा के जो मुख्य केंद्र थे, बेसिकली जो मुस्लिम केंद्र थे, वो कौन कौन से थे ये हमें बताना है। मुख्य केंद्र जैसे आगरा हो जाएगा, दिल्ली, लाहौर जो कि पाकिस्तान का लाहौर भैया हो जाएगा, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात तथा जौनपुर थे। ये मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 केंद्र थे बेसिकली। आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मुल्तान, मालवा और गुजरात तथा जौनपुर जो कि मध्यकाल के मुख्य केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये भी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय, देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किस सन में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष कौन था। इसका जो अध्यक्ष था ये बताना है बेसिकली। तो विश्वविद्यालय भैया जो हमारा ये भी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष माइकल, यहाँ पर देखिए माइकल जो सैडलर था, 1917 में गठित किया गया। इसका अध्यक्ष यही था। बोर्ड एग्जाम में खास कर ये बहुविकल्पीय में भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग क्या है स्टूडेंट तैयार कर लीजिए, आएगा। 4 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, जो कि भैया यूनियन टेरिटरी में आती है। हमारे जो भारत देश में कितने टेरिटरी हैं यूनियन टेरिटरी के, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो वो 8 हो जाएंगे। अब 8 का नाम आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है भैया? ये आपका नई दिल्ली में हो जाता है। देख सकते हैं एक एक लाइन में होता है, 1 नंबर दिया जाएगा, बस आपको इतना ही लिखना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। यानी जो मालवीय जी हैं इनके अनुसार जो शिक्षा का अर्थ है ये क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कारों का विकास करना है। किनके अनुसार बताया गया प्यारे विद्यार्थी? मालवीय जी के अनुसार। मालवीय जी कौन है? इनका पूरा नाम क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय। इनके अनुसार शिक्षा का जो अर्थ है देखा जाए तो बेसिकली पंडित जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, या आपके महात्मा गांधी जी हैं, या एनी बेसेंट जी हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये सभी कौन है? शिक्षा शास्त्री हैं। और इनसे जुड़े आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर किस सब्जेक्ट में? शिक्षा शास्त्र में, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है, तो तैयार कर लीजिए। और स्टूडेंट जो मैं वीडियोज लेकर आता हूँ, मैं आप लोगों के लिए मैं टॉपिक का वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ, बस आप लोग कमेंट कीजिए, उसमें मैं पूरी साल की तैयारी आप लोगों को बताऊँगा और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसमें मैं बताऊँगा जिससे आपकी जो पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसमें हम सारी चीज़ों को बताएँगे जो आपके बोर्ड से संबंधित रहेगा। समझ में आ गया? उसके बाद में देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एनीसेंट विजडम किताब के लेखक कौन है। द एनीसेंट जो विजडम बुक है, देखिए बुक का भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र में। यहाँ पर देखिए एंशिएंट विजडम किताब के लेखक कौन है? द एंशिएंट विजडम किताब की लेखिका श्रीमती एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। श्रीमती एनी बेसेंट जी इस पुस्तक की लेखिका हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है। जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है, ये शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है बताइएगा। स्टूडेंट देखिए, अभी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। देखिए, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, आपके लिए वीडियोज़ बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम बचा है और आपकी तैयारी मुझे अच्छे से कंप्लीट करानी है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करता हूँ, साथ में मिलकर क्या है एक प्रकार से हम आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो मेहनत कीजिए, टाइम कम बचा है,
दिन रात मेहनत कीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रकार से काफ़ी अच्छे परसेंट मार्क्स आएँ और काफ़ी अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाएँ। अदर कंपटीटर या अदर लोगों की तरह जो भैया फालतू चीज़ों में लगे हैं, इंस्टाग्राम में लगे, सोशल मीडिया में लगे हैं, गेम खेल रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी में जो शिक्षा दर्शन शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, गांधी जी की शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली जो कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। बस आपको क्वेश्चंस के हिसाब से बस आपको थोड़ा यही लिख देना था, बुनियादी शिक्षा, बाकी एज इट इज वही रहता क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज बाकी सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से रहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का तात्पर्य बताइए। हमें व्यावसायिक जो उद्देश्य का तात्पर्य है ये बताना है। देखिए, टैगोर के अनुसार शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य के माध्यम से शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षार्थी को क्या बनाना है प्यारे विद्यार्थी? आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वो अपनी जीविका स्वयं अर्जित कर सके। जिससे वो जो अपनी जीविका है प्यारे विद्यार्थी वो क्या कर सके? स्वयं अर्जित कर सके तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। ये शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का तात्पर्य है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना प्यार से क्वेश्चन के आंसर को दिया गया है। टैगोर के अनुसार यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया कि शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य माध्यम से शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर यानी अपने हिसाब से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो अपने हिसाब से अपना आत्मनिर्भर कर सके, यानी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सके, किसी कार्य को अपने हिसाब से करें, ठीक है, खुद करें, जिससे वो अपनी जीविका यानी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, स्वयं भी अपना जीवन यापन करे और अपने परिवार का भी जीवन यापन करे। 9 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, यहाँ पर देखिए, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण, देखिए पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसको क्या करना है प्यारे विद्यार्थी? नियंत्रित करना है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ध्वनि मापन। ध्वनि मापन की इकाई क्या है? डेसिबल यानी डीबी हो जाएगी। ध्वनि मापन की जो इकाई है ये डेसिबल हो जाएगी यानी डीबी हो जाएगी। बस आपको इतना ही लिखना था, 1 नंबर दे दिया जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका क्या होती है? आग लगने पर प्यारे विद्यार्थी जो सबसे गंभीर आशंका होती है मैं बता दूं आपको वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका व्यक्तियों के जलने या झुलसने की होती है। इससे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। यानी आग लगने से भैया किसको डर नहीं लगेगा? आग लग जाए तो उसमें क्या है, झुलसने झुलसने से यानी जल भी सकते हैं हम, उसमें झुलस भी सकते हैं, यानी जलने से यानी जल भी सकते हैं। झुलसने का अर्थ होता है झुलस के बाहर भी आ सकते हैं कि पूरा बॉडी हमारा जला होगा, झुलस भी सकते हैं और इससे व्यक्तियों की काफ़ी मृत्यु भी हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो ये तात्पर्य है, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, बस आप समझ लीजिए क्वेश्चन का आंसर को। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय दिवस यानी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, यानी एवरी ईयर 11 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए आपके लिए बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय, फिर अतिलघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय समक्ष लेकर आ रहा हूँ, सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोगों को पता भी होगा जो शिक्षा शास्त्र के पेपर को, हमारे मॉडल पेपर को, वीडियोज को देखते होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय आता है, फिर आपका आता है 5 बहुविकल्पीय, आने के तत्पश्चात निश्चित उत्तरीय 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आपके आते हैं कितने, 6 आपका आता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 6 आपका आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन और 3 आपका आता है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन का अलग अलग नंबर डिसाइड है कि इतने क्वेश्चन का आंसर के जब आप लिख देंगे तो इतना नंबर दिया जाएगा, जिसमें 1 नंबर, इसमें 1 नंबर दिया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए।
तो भैया स्त्री जो शिक्षा के प्रबल समर्थक थे राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद जी थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद जी थे, इनका नाम लिख दीजिएगा। आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समाज शिक्षा के 2 साधन लिखिए। समाज शिक्षा के क्या है, 2 साधन लिखना है। इसके 2 साधन लिख दीजिए। सबसे पहला देखिए प्रौढ़ कक्षाएं, दूसरा है सामुदायिक केंद्र। प्रौढ़ कक्षाएं के साथ में क्या है, सामुदायिक केंद्र। ये समाज शिक्षा के 2 साधन हैं जो कि इस प्रकार से हैं आपके सामने। 15 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। सारे क्वेश्चंस इसमें बताए गए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये मत समझिएगा कि सर ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ऐसे लेकर आना होता तो मैं क्या है चैप्टर वाइज पढ़ाता। टाइम कम बचा है तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और आपके डिमांड पर लेकर आ रहा हूँ। तो आपसे इतना मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, निवेदन ज़रूर करूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रिवीजन का टाइमिंग भी मैं बता देता हूँ आपको, कब करेंगे तब आपको ज़्यादा याद होगा। मॉर्निंग के टाइम याद कीजिए, यानी 4 बजे सुबह आप उठ जाइए 4 बजे, उसी के टाइम याद कीजिए तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है, मुँह धुल लीजिए, उसके बाद में मुँह धुलने के तत्पश्चात पानी वगैरह पीकर, ठीक है, और आइए किताब उठा लीजिए और रिवीजन कर डालिए। एवरीडे रिवीजन कीजिए। देखिए एक टाइम टेबल बना लीजिए कि 6 दिन पढ़ाई करना है आपको, 1 दिन अपना टेस्ट देना है। तो संडे के दिन अपना पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए कि जो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ क्या मुझे आता है या नहीं आता है। सभी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं यही स्ट्रैटेजी करते हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा टाइम टेबल पर कि कैसी आप लोगों की स्टडी करनी है, बचे हुए टाइमों में कैसे मैनेज करना है, जो अभी स्कूल जा रहे हैं और जो घर पर हैं। ठीक है, तो वीडियो बताइएगा, मैं मैसेज कीजिएगा, मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। तो भारत में नई जनसंख्या नीति कब घोषित हुई, तो देखिए भारत की नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित की गई। 2000 को प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या है घोषित की गई। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि को समर्थन किया है। थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि को क्या है विधि का समर्थन किया गया है, ये बताइए। जो आपका सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया जो सेकंड पार्ट का चैप्टर है, इससे लिया गया क्वेश्चन है। देखिए थार्नडाइक ने सीखने की प्रयास एवं त्रुटि वृद्धि का समर्थन किया गया है। किसी का त्रुटि जो वृद्धि या विधि है इसका समर्थन किया है, त्रुटि विधि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, भूख एवं प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक माने जाते हैं। भूख और प्यास, देखिए भैया ये दिमागी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बहुत ही प्यार से दे देंगे। मैंने काफ़ी बार बहुविकल्पी में भी इसका आंसर आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोग हमारी स्टूडेंट, इसका आंसर आपको पता होगा। तो भूख एवं प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक है भैया, ये जन्मजात है भैया। जन्म से ही जब हम पैदा होते हैं तभी से ये सारी चीज़ें हमें प्रारंभ हो जाती है। भूख लगना भी, जिससे हम दूध पीते हैं, उसके बाद में प्यास यानी पानी पीते हैं या दूध, समझ लीजिए वही है वो प्यास। तो ये जन्मजात अभिप्रेरणा है। और एक होता है जाति वाला भी पूछ रहा है कि जाति किस प्रकार का प्रेरणा, तो ये भी जन्म से है। जन्म से ही हमारा निर्धारित हो जाता है कि किस जात में हम पैदा हुए हैं। ठीक है, किस में पैदा हुए, क्षत्रिय में, शूद्र में, वैश्य में या ब्राह्मण में, तो वो हमारा जन्म से निर्धारित हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवधान की प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमें 4 मुख्य विशेषताएं बतानी है। सबसे पहला एकाग्रता, दूसरा मानसिक क्रियाशीलता, तीसरा आपका हो जाता है चयनात्मक, यहाँ पर देखिए चयनात्मकता, तथा चौथा है प्रयोजनशीलता। ये है 19 नंबर क्वेश्चन की 4 मुख्य विशेषताएं। अब देखिए तो मैंने इस तरह से 4 विशेषताएं बता दी है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आपको किस तरह से लिखना है, देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि अवधान की प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से या निम्नवत है, फिर आप चारों का आंसर दीजिएगा, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कॉपी वाला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, उसमें मैं सारी चीज़ें प्यारे विद्यार्थी डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आपको प्यार से सारी चीज़ें समझ में आए। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का निश्चित उत्तरीय का। मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। हमें क्या करना है, एक संक्षिप्त परिभाषा देना है। भाटिया के अनुसार हम परिभाषा देंगे, जो कि शिक्षा शास्त्री हैं।
मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित है, कितनी अच्छी तरह से क्या है, समायोजित है, इसके बारे में बताना है। ये मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा दी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं संक्षिप्त परिभाषा, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बता देना है और आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 20 निश्चित उत्तरीय प्रश्न था हमने आप लोगों को बता दिया है, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मैंने आप लोगों को निश्चित उत्तरीय प्रश्न बता दिया है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसको भी बता देते हैं, जो कि आपके पेपर में बार बार आता है। ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न आपके जो है शिक्षा शास्त्र में दिया होता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका शिक्षा शास्त्र का कि सीखना किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके शिक्षा शास्त्र में आएंगे। आपको बताना है कि सीखना किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले ऐच्छिक परिवर्तन को सीखना कह सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई क्रियाओं से होता है तथा इस क्रिया द्वारा जो है स्टूडेंट, इस क्रिया द्वारा सीखी गई बातों का अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो सीखी गई बातों हैं इनका अन्य बातों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखिए, जनसंख्या शिक्षा तथा सह शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है वर्तमान सामाजिक, आर्थिक तथा व्यवसायिक परिस्थितियों में सह शिक्षा का अच्छा तथा उपयोगी माना जा रहा है। अब सभी व्यवसायों में लड़कियों की भी समान भागीदारी है। इस स्थिति में जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सह शिक्षा व्यवस्था सहायक होगी। देखिए, यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको बताया है, और आप लोग देख सकते हैं एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चंस को लिया गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, जो आपके 4-4 नंबर का होता है। टोटल 6 प्रश्न आपके होते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी बता दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। पर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्मजात रुचि को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी हमें इसका अर्थ बताना है अच्छे से। तो उत्तर देखिए, जन्मजात रुचि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है और मनुष्य के स्वभाव तथा प्रकृति में निहित होती है। इनका स्रोत व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होता है। यानी जो इनका स्रोत है क्या है, व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जन्मजात रुचि को सोदाहरण स्पष्ट से बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताना है। उत्तर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला है क्रो एवं क्रो, मानसिक अस्वस्थता एवं, यहाँ पर देखिए मानसिक अवस्था, क्या पूछा गया, अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना। ये क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना है जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, यानी साधारण जो रोग हैं इससे क्या है, नियंत्रित किया जा सकते हैं। तो ये दूसरे पॉइंट हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए उत्तर है, बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन विद्वानों में मुख्य है, इनमें जो विद्वानों में मुख्य रूप से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए इनमें जो मुख्य रूप से हैं बिने तथा टर्मन, ये मुख्य रूप से हैं। इन विद्वानों का मानना है कि किसी भी प्रस्तुत होने वाली समस्या को समझने के लिए बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। यानी भैया कोई भी पॉइंट को समझने के लिए जो बौद्धिक आवश्यकता होती है, यानी बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है, ये इसमें बताया गया है। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, वैदिक कालीन में गुरु शिष्य का जो संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो वैदिक काल में जो गुरु शिष्य का संबंध है इन पर प्रकाश डालना है। तो उत्तर देखिए, प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य के मध्य प्रत्यक्ष संबंध रहता था, गुरु शिष्य के सीधे संपर्क में रहता था। यानी जो गुरु है भैया वो क्या है, शिष्य के यानी सीधे संपर्क में रहता था। अतः गुरु शिष्य के शारीरिक और मानसिक शक्तियों का भी भली भांति प्रकार अध्ययन कर लेता था।
उसके बाद में देखिए, गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत यानी स्नेह करता था, यानी पिता और पुत्र के समान। यानी पूछा जाए खासकर किसमें, अति लघु उत्तरीय में, तो आपका इस तरह निश्चित उत्तरीय से पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से इसका आंसर दीजिएगा कि गुरुकुल में जो है एक प्रकार से शिष्य का संबंध गुरु और शिष्य का पिता और पुत्र के अनुसार था, पिता और पुत्र के सेम था, यानी इसी तरह का प्रकार से था। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का इससे आंसर है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालना था। इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 7 नंबर, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने की विधि की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर देखिए, इस विधि की उपयोगिता का संक्षिप्त विवरण अग्र प्रकार है। ठीक है, जो इसका विवरण है ये अग्र प्रकार है। सबसे पहला है, इस सिद्धांत को अपनाकर बालक को परिश्रमी बनाया जा सकता है, यानी क्या है, इसके लिए मेहनती बनाया जा सकता है, परिश्रमी बनाया जा सकता है। दूसरा है, ये सिद्धांत बालकों को धैर्य का पाठ पढ़ाता है, ये भी सही है। तीसरा है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए, यानी जो मंद बुद्धि के बालकों के लिए भी ये पाठ है अच्छा लाभदायक हो सकता है। इसमें थोड़ा क्या है, इसको मैंने हटा दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लें कि मंद बुद्धि बालकों के लिए भी इसको क्या है, एक प्रकार से लाभदायक हो सकता है। इस तरह से भी इसका आप थोड़ा बनाकर लिख दीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, ये 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक शिक्षा की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। ठीक है, सामाजिक शिक्षा की हमें क्या करनी है कि स्पष्ट परिभाषा लिखना है। तो उत्तर देखिए, हुमायूं कबीर के अनुसार सामाजिक शिक्षा को अध्ययन का एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य लोगों में नागरिकता की चेतना उत्पन्न करना है और उनमें सामाजिक सुसंगठिता की भावना की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है भैया, सामाजिक सुसंगठिता की भावना क्या है, वृद्धि की जा सकती है। ये सामाजिक शिक्षा का एक स्पष्ट परिभाषा है, जो कि इसका आंसर में मैंने आपको बता दिया है पूर्णतः। आप इसको वीडियो को रोक कर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या है, तो ये सभी क्या है प्रकार से आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है और आपके डिमांड पर मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ और आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ स्टूडेंट। लिखने में मेरा काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होता है। ठीक है, काफ़ी टाइम काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं आप लोग, हमारे फैमिली में अभी नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही सेकंड लगेगा, कर लोगे तो हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रसार में आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, शिक्षा के प्रसार में आने वाली 2 मुख्य समस्याएं या बाधाएं इस प्रकार हैं। देखिए, शिक्षा में अपव्यय की समस्या तथा शिक्षा में अवरोधन की समस्या। शिक्षा में अपव्यय का तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए गए समय, धन एवं शक्ति से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किए गए समय, धन एवं शक्ति से है। ये 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए जैसा कि मैंने बताया वीडियो को आप लोग आराम से रोक कर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ अति लघु उत्तरीय का कि स्वप्न विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, हमें स्वप्न विश्लेषण पर क्या एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उत्तर देखिए, ये मनोचिकित्सा की एक महत्वपूर्ण विधि है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार स्वप्न मन में दमित भावनाओं को उजागर करता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वप्नों को नोट करता जाता है और परीक्षक उसका विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये स्वप्न विश्लेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका आंसर पूछा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका आंसर है। और ये टोटल आपका 10 जो है एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन मैंने बताया है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने आपके 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 20 हमने निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन और 20 मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है। ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो शिक्षा शास्त्र को पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेकर। जय हिंद।